Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम जस्ट 2017 के EMT के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड इसमें आपको गिवन है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एयर विथ E vector as 8 I cap plus 6 J cap plus 5 K cap and e to the power iota omega t plus 3x minus 4y is incident on a perfectly conducting slab positioned at x equals to 0। तो x equals to 0 का मतलब हो गया yz प्लेन। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसे इस तरीके से कि ये x equals to 0 है, यानी y और z प्लेन हो गया और इधर हो गया x एक्सेस। और जो वेव आपके पास आ रही है यहाँ पे, जो इंसिडेंट वेव है, ध्यान से देखिए, ये होगा y का नेगेटिव और ये y का पॉजिटिव। सो यहाँ से जो e की पावर में रहता है दैट इज ओमेगा टी माइनस के वैक्टर डॉट आर वैक्टर। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, के वैक्टर डॉट आर वैक्टर इज 3x माइनस 4y, यानी यहाँ से के वैक्टर जो होगा वो होगा 3i कैप, और यहाँ से माइनस साइन लेना है आपको, तो निगेटिव कॉमन लेना होगा इससे। तो आप इसे लिख सकते हो ओमेगा टी और माइनस 3x प्लस 4y। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया। तो माइनस का 3i कैप, तो यहाँ से माइनस 3x प्लस 4y के इक्वल हो गया ये। तो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप आपका के वैक्टर मिल गया। डॉट प्रोडक्ट करें आप के और आर का। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए हैं, तो याद रखिए के वैक्टर होगा के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और आर वैक्टर आपके पास रहेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। तो यहाँ से कंपेयर करके आप के वैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको के वैक्टर मिल रहा है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो जो वेव हो रही है इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, एक्स उसके लिए निगेटिव है इधर और वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है वेव, और जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो दोनों पॉजिटिव में हो रहा है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ मिला है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो रिफ्लेक्शन आपका x इक्वल्स टू 0 से हो रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? बस x का कंपोनेंट चेंज होगा। तो x का कंपोनेंट अभी निगेटिव है, तो जाते टाइम ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ये इंसिडेंट वेव वेक्टर था, तो रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से? 3i कैप प्लस 4j कैप। x इक्वल्स टू 0 से हो रहा है ना इसका रिफ्लेक्शन, दैट्स वाई आपको y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं करना है। और जो x का था माइनस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि पहले पॉजिटिव होता तभी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से देख लीजिए कि ओमेगा टी जो है, देखिए यहाँ से ओमेगा टी माइनस 3x प्लस 4y, तो यहाँ से के वैक्टर आपको मिल रहा है। बाकी और जो ऑप्शंस हैं उनमें भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको माइनस 3x प्लस 4y मिल रहा है, इसीलिए हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो गए आपके। अभी जो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ई वैक्टर डॉट के वैक्टर को 0 करके देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर है, तो ई रिफ्लेक्टेड डॉट कर दीजिए के रिफ्लेक्टेड एंड दिस शुड बी 0। तो ई रिफ्लेक्टेड यहाँ से लेते हैं ऑप्शन सी से, माइनस 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप, और यहाँ से आपको मिल गया ये 3i कैप, डॉट प्रोटेक्ट करना है इसका, प्लस 4j कैप के साथ। तो ये 0 होना चाहिए, हम चेक करते हैं यहाँ से। सो इट्स माइनस 24 एंड प्लस 24 प्लस 0, तो ये 0 आ गया। सो इस ऑप्शन से 0 आएगा, इससे देखिए 0 नहीं आएगा, प्लस में चला जाएगा, है ना, माइनस का 48 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल फाई which define the magnetic field B and electric field E vector. If one adds minus del lambda to A vector for a well-defined lambda, then what should be added to so that remains unchanged up to an arbitrary function time f of t. यहाँ पर so that magnetic field and electric field remains unchanged. This will be given to you कि जो magnetic field है और electric field है वो unchanged रहें। इसके लिए आपने क्या किया है, एक a वेक्टर में a डैश नया बना दिया है, जिसमें हमने a वेक्टर में
प्लस कर दिया है माइनस ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा को। तो ये जो कंडीशन रहती है ना, इसको बोलते हैं लॉरेंज इनवेरिएंट कंडीशन, लॉरेंज गॉस कंडीशन, कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहें, रिमेन्स अनचेंज्ड। यदि गॉस फंक्शन हम लेते हैं और यदि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में हम इस तरीके से चेंजेस करते हैं, इसमें हम गॉस फंक्शन का ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर पोटेंशियल में हम इसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं और स्केलर पोटेंशियल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फिर लैम्डा इज द गॉस फंक्शन इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप से चेंजेस करने पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ए और फाई में इस तरीके से चेंज करने पर। सो बस यहाँ पर देखिए, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो माइनस लैम्डा के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से बस हमें चेक करना है कि ए डैश वैक्टर जो है वो ए वैक्टर और प्लस ग्रेडियंट ऑफ माइनस लैम्डा है, यानी जो फाई डैश होगा वो कितना हो जाएगा, फाई माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ माइनस लैम्डा। तो ये कितना आ गया, फाई प्लस डेल लैम्डा बाई डेल टी। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें क्या ऐड करें, स्केलर पोटेंशियल में क्या ऐड किया जाए कि आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू मिले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। तो डेल लैम्डा बाई डेल टी यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी आर सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell of radius 2d bearing a total charge minus 2q and centered at the midpoint between the two positive charges. The net electric field at a distance r from the midpoint which is very very greater than d is. So इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। सो ये फिगर ड्रॉ करते हैं, प्लस क्यू एंड इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस क्यू है, सेम मैग्नीट्यूड के, एंड इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको d। फिर यहाँ पर दे रखा है सराउंडेड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2d। अभी 2d का एक स्फेरिकल शेल है और टोटल चार्ज जो है माइनस 2q एट द सेंटर दैट इज मिड पॉइंट बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर एट अ डिस्टेंस d/2 और इधर से d/2 डिस्टेंस पे एक आपका माइनस 2q चार्ज यहाँ पर रखा गया है। तो देखा जाए तो उस पिक्चर को हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो मोनोपोल मोमेंट होगा यहाँ पर सिग्मा चार्जेस है ना, दैट इज गोइंग टू बी 0, q प्लस क्यू माइनस 2q इट्स 0। और बाकी आप चाहें तो यहाँ माइनस से इधर एक p वैक्टर और दूसरा p वैक्टर इधर, तो दो डायपोल मोमेंट है आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो डायपोल मोमेंट भी 0 हो गया। तो सिग्मा जो QI/RI वैक्टर है दैट इज डायपोल मोमेंट। तो अभी देखिए यहाँ पर एक तो आप यहाँ से पिक्चर से देख पा रहे हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल एक ही पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप ओरिजिन को यहाँ कंसीडर करें 0, क्योंकि मोनोपोल मोमेंट 0 है तो डायपोल मोमेंट कहीं भी लिया जा सकता है, ओरिजिन जो है वो कहीं पे भी लिया जा सकता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ से देखिए Q जो है इनटू ये ओरिजिन है यहाँ से, और इधर से आप देखेंगे तो माइनस d/2 आई कैप और इधर प्लस क्यू इंटू d/2 आई कैप, तो ये भी 0 आ गया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। अभी यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, हाईएस्ट जो वैल्यू दे रखी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो वही मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। मोनोपोल की वजह से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मोनोपोल मीन्स चार्ज, डायपोल मोमेंट मीन्स चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो यहाँ पे v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और इसके फार्मूलाज भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर से देखिए। सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एक जैसे वैरायटी पे, एक जैसे पैटर्न पे। एंड क्वाड्रपोल की वजह से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ एंड e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो ये क्वाड्रपोल तो नहीं बना रहे हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं। क्वाड्रपोल तब बनता है जब ये दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस पे रहते हैं एक दूसरे से, एक ही पॉइंट पे। तो क्वाड्रपोल जो होगा मोमेंट होगा उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r⁴ के, मतलब क्वाड्रपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा यहाँ पर, क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा
क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों जो है वो डायपोल्स हैं आपके पास। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू r⁴। इसे हाईएस्ट ऑर्डर है नहीं, इसलिए हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 centimeter has charge 10 to the power -7 coulomb distribution uniformly over its volume. It is surrounded concentrically by a conducting thick spherical shell of inner radius 2 centimeter and outer radius 2.5 centimeter and is charged with -2 into 10 to the power -7 coulomb. What is the electrostatic potential in volts on the surface of the sphere? तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमेरिकली बताना है कि आंसर आ रहा है। तो यहाँ हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, उस पर चार्ज 10 to the power -7 कूलम है। और उसको एक और आउटर जो सरफेस है वो भी कवर कर रही है इस तरीके से, है ना। अभी रेडियस रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर और इस पे जो चार्ज है वो 10 to the power -7 कूलम चार्ज है इस पर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम में। इट इज सराउंडेड कॉन्सेंट्रिकली बाय कंडक्टिंग थिक शेल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में कंडक्टिंग शेल है 2 सेंटीमीटर है ये, और ये हो जाएगी यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, राइट। अब बस इस पे जो चार्ज दे रखा है ना इस कंडक्टिंग शेल में, दैट इज गिवन टू यू -2 into 10 to the power -7 कूलम। जो शेल है उस पर चार्ज दे दिया है -2 into 10 to the power -7 कूलम। अब देखिए ये जो चार्ज है ये इंसुलेटिंग स्फीयर है हमारे पास, इसके वॉल्यूम में चार्ज है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकल रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कंडक्टर को पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो ये जो फ्लक्स जो टोटल निकलेगा यहाँ से दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड इनटू द स्फीयर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इंड्यूस करते हुए फ्लक्स को लेकर जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम मान लेते हैं जो चार्ज है वो Q है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर -Q जो चार्ज है वो इंड्यूस होगा और यहाँ पे +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है यहाँ पर, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो जितना चार्ज था यहाँ पर भी इंड्यूस हो गया। तो अभी आपसे पूछा गया है द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो आपको आउटसाइड स्फीयर पे सरफेस पे पोटेंशियल पूछा गया है, तो हम निकाल लेते हैं V दैट इज गोइंग टू बी, देखिए यहाँ से ये जो चार्ज है कैपिटल Q बोल देते हैं, और ये सारे चार्जेस की वजह से हम इस पर निकालना चाह रहे हैं। तो जो इनर चार्जेस के लिए आउटर पॉइंट है यू हैव टू टेक दैट डिस्टेंस, और जो आपके आउटर चार्जेस हैं उनकी वजह से यहाँ पर आपको उसकी खुद के चार्ज की रेडियस लेनी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा, सो हमें इस वाले स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। इसको ए नेम दे देती हूँ मैं। सो VA जो होगा दैट इज आउटर पॉइंट के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो KQ अपॉन उसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो इनसाइड चार्जेस होंगे, एक और चार्ज होगा यहाँ पर Q, उसकी वजह से आ जाएगा +KQ अपॉन आपका ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे, इसका हो गया खुद का ये रेडियस। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर इसको मैं बता देती हूँ कि भाई ये R1 है और ये R2 है और ये कैपिटल R है, ठीक है। तो इसका हो गया KQ अपॉन R, और ये बाहर वाला जो चार्ज है Q, इसकी वजह से भी KQ अपॉन कैपिटल R। अब इस पे जो चार्ज है -Q, इसकी वजह से -KQ अपॉन, इसको दिया मैंने R2, और प्लस का KQ अपॉन खुद के पोटेंशियल जो रहेगा इसके खुद के चार्ज की वजह से दैट इज KQ अपॉन R1, ठीक है। अभी बस वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पर। तो K हम आउटसाइड ले लेते हैं। Q है आपके पास -2 into 10 to the power -7 अपॉन
2.5 और ये था सेंटीमीटर में, सो 10⁻², क्योंकि कूलम में आपको वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा 10⁻⁷/2.5 इंटू 10⁻²। यहाँ पे आ जाएगा -10⁻⁷/2 इंटू 10⁻², एंड प्लस में आ जाएगा फिर से 10⁻⁷/1 इंटू 10⁻²। R1 1 के इक्वल था। हाँ, बस अभी कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। सो इट्स 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ से वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। सो इट्स -10/2.5 -1/2 और प्लस का 1 एंड इंटू 10⁻⁻5 आ गया आउटसाइड। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे यदि हम, तो ये मिल जाएगा आपको 9 इंटू 10⁻4, और बस इसको सॉल्व कर लेना है अभी एलसीएम लेके। सो यहाँ पे 50, इट्स -20, इट्स -25, इट्स 50। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ से, इट्स 5 है ना, माइनस का 5 आएगा, सॉरी प्लस का 5 है ना, +5/50 1/10, एक 10 और कैंसिल हो गया। सो 9 इंटू 10⁻3, सो इट्स 9123 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा अच्छे से, और नहीं होता है तो फिर आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पोटेंशियल आपसे पूछ लिया जाए कि बी की सरफेस पे पोटेंशियल निकालिए और सी की सरफेस पे पोटेंशियल निकालिए, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। सी के लिए सारे चार्जेस के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो सेम डिस्टेंस हो जाएगी, एंड इट्स गोइंग टू बी k3 जो आपकी फाइनल जो रेडियस है आर कैपिटल आर, उसके इक्वल रहेगा। तो ऐसे करके आप बाकी सारे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्फेयर ऑफ इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर and the outer radius 2 centimeter centered at origin has a volume charge density rho naught is k upon 4 pi r, जहाँ पे k नॉन जीरो कांस्टेंट है, r is the radial distance, a point charge of magnitude 10⁻³ coulomb is placed at the origin, for what value of k in units of coulomb per meter square the electric field inside the shell is constant। अभी यहाँ पर हम पिक्चर ड्रॉ करें तो इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, आउटर 2 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको। सो इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 2 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 1 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो चार्जेस गिवन है आपको, उसके वॉल्यूम में है 10⁻³ कूलॉम है सेंटर पे, ओरिजिन पे, और इस पे चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको। सो यहाँ पे 10⁻³ कूलॉम सेंटर पे है, और यहाँ जो चार्ज है इस रीजन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो इज इक्वल्स टू k अपॉन 4 पाई r। तो एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो हमें निकालना है कि हमें वैल्यू निकालनी है k की, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट। तो हमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसको r से इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं, दैट फॉर ए सरफेस इंक्लूजिंग दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं आउटसाइड, एंड उस पर जो भी पॉइंट है उस पर चार्ज जो इंक्लूज होगा, तो एक तो ये क्यू चार्ज इंक्लूज होगा, एक इस रो के पूरे इंटीग्रल के इक्वल चार्ज जो है वो इंक्लूज होगा। तो रेडियस यहाँ से दे रखी है 1 और 2, तो 1 से 2 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे। अभी एक चीज़ यहाँ पर देखना होगा, निकालनी कहाँ है, इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल तो हमें गॉसियन सरफेस कहाँ लेनी होगी, यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, एंड इसकी रेडियस जो है वो आर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना चार्ज इस स्फीयर में इंक्लोज्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, है ना। तो ये जो चार्ज होगा ये आर रेडियस कंसीडर हमने किए, सो ई डॉट डी एस कैन बी रिटन हियर एज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू एनक्लोज हम निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट विल बी क्यू प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा रो डी डॉ। ठीक है, तो यहाँ से बस अभी रो डी डॉ निकाल लेते हैं, रो भी गिवन है हमें, तो क्यू प्लस इंटीग्रेशन
k अपॉन 4πr इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और जो लिमिट्स रहेगी वो रहेगी 0 से 2 पाई पाई की, थीटा की 0 से पाई, और 1 to r रहेगी r की लिमिट। तो ये तो आपका 4 पाई आ जाएगा यहाँ पे, k अपॉन 4πr, और यहाँ से आपके पास जो है एक r रिमेनिंग रहेगा। सो आर स्क्वायर बाई 2 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड 1 to r आप लोग लिमिट लगा देंगे। सो यहाँ से हमें चार्ज इनक्लोज कितना मिल गया है, q प्लस k बाई 2 एंड इट्स r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट 4πr स्क्वायर हमें मिल जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस k अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से r स्क्वायर की डिपेंडेंसी को यदि हम हटाते हैं तो q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस k अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और माइनस का आ जाएगा k अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4πr स्क्वायर। तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होने का मतलब होगा कि जो भी यहाँ पर आपको वैल्यूज़ गिवन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, यानी r से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों टर्म्स r पे डिपेंड कर रही है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। फॉर e टू बी कांस्टेंट, जो आपकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, that should be equals to k upon 8 pi epsilon naught r square। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि q की वैल्यू गिवन थी आपको क्वेश्चन में 10⁻³ कूलॉम। तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो इट्स गोइंग टू बी, k इज गोइंग टू बी, देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और k आ गया यहाँ से 2q के इक्वल। सो 2 इंटू 10⁻³ वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो r की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में थी, 1 जो था ना यहाँ पे, दैट वाज गिवन टू इन सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर आपको 10⁻² का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है एक तरीके से, तो आपको इसको भी यहाँ पर कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ तो r की डिपेंडेंसी है नहीं, यहाँ पर 10⁻⁴ भी रहेगा। सो इट्स k इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴। सो ये आंसर आ गया आपके पास 20। सो k की जो वैल्यू है वो 20 होगी यहाँ पर। सो बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि सेंटीमीटर में है, और जो भी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं वो हमें चार्ज को कूलॉम में ले रहे हैं, तो यूनिट्स हमारी उसके अकॉर्डिंग ही डायमेंशनली अरेंज होनी चाहिए। सो k की वैल्यू यहाँ पर 20 आएगी। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। सो इट्स द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेस्ट 2017 एग्जामिनेशन, EMT का लास्ट क्वेश्चन है, बट काफ़ी लंबा जाएगा, वीडियो भी लंबा बन गया है, चलो ठीक है। कंसीडर ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन विच इज़ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड परपेंडिकुलर टू द y axis at y equals to 0. If an infinite line of charge per unit length lambda runs parallel to x-axis at y equals to d, then surface charge density on the conducting plane is। सो गाइस, हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन का, जो नेचुरल जो हमारा मेथड है, जो हमारा एग्जैक्ट स्टैंडर्ड मेथड है, उसमें हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं और उसे हम ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के पास में रखते हैं, और उसकी इमेज चार्ज बना के हम फोर्स और बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, और उसी के थ्रू हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो आपका लाइन चार्ज डेंसिटी आपने यहाँ पर रखी है, और वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट y इक्वल्स टू d। तो पहले तो सिचुएशन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर कि आपकी x एक्सिस है इधर, और इधर हो गई y एक्सिस। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि आपने y इक्वल्स टू d पे एक वायर रखा है, तो y इक्वल्स टू -d पे उसकी इमेज चार्ज बन जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये y इक्वल्स टू d है,
एट अ डिस्टेंस डी आपने एक लैम्डा चार्ज डेंसिटी का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा है, सो माइनस लैम्डा का एक इमेज वायर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ये जो है ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग एक प्लेन है। ठीक है, तो जब भी आप इसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास निगेटिव चार्ज डेंसिटी जो वो इंड्यूस हो जाएगी। तो सेम क्यू चार्ज के लिए हम जैसे पोटेंशियल निकालते थे, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है ड्यू टू लाइन चार्ज दैट इज 2k लैम्डा अपॉन आर। तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसकी वजह से। अभी 1/r में है तो हमें पता है लॉग में जाएगी वैल्यूज इंटीग्रेशन के बाद, इसीलिए हम क्या करेंगे रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है इससे और इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है और एक इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये हमें पता होनी चाहिए और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y एंड z। ठीक है, और इसको मैं बोल देती हूँ यहाँ से r प्लस, और ये हो गया r माइनस, और ये हो गया r, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं यहाँ से, सॉरी ठीक है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, और ये हो गया यहाँ पर r प्लस, ये हो गया r माइनस, और ये हो गया r। इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, इट्स 0 d 0 क्योंकि y एक्सिस में है, और ये x इक्वल्स टू 0 आपका ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है इस तरीके से, है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस d एंड 0। तो अभी यहाँ से r प्लस और r माइनस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यदि हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो r प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, इट्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और r माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये हमें r प्लस और r माइनस की वैल्यूज मिल गई है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी हैव फाइंड आउट। अभी ई हमें पता है 2k लैम्डा अपॉन r होता है, तो हम v को यहाँ पर लिखेंगे माइनस, हम किसी पॉइंट a से आ रहे हैं r प्लस तक, इस चार्ज को जब हम लेकर आ रहे हैं तो हमें कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा ln a अपॉन r प्लस, है ना। तो इससे हम v1 बोल देते हैं, और v2 कितना हो जाएगा सेम वे में 2k लैम्डा ln r माइनस अपॉन a, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। सो हमें यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों पोटेंशियल्स को, है ना। आप यहाँ पे माइनस लेंगे ना तो a से r माइनस तक आ रहे हैं, बट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो r माइनस अपॉन a हो जाएगा। सो v को लिखा जा सकता है यहाँ से v1 प्लस v2, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। सो v कितना आ गया यहाँ से 2k लैम्डा ln a अपॉन r प्लस 2k लैम्डा ln r माइनस अपॉन a। तो यहाँ से v आपको मिल गया 2k लैम्डा ln r माइनस अपॉन r प्लस। गाइस ये जो रिजल्ट है इसे भी आप लोग ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक इमेज मेथड में यदि एक आपको इस तरीके से सिचुएशन गिवन होती है जिसमें पोटेंशियल है एक लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो वो हमेशा 2k लैम्डा ln r माइनस अपॉन r प्लस के इक्वल रहता है। यदि आप डायरेक्टली भी इस टर्म को मेमोराइज रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अभी हमें क्या करना है, वी जस्ट वांट टू फाइंड कि सिग्मा कितना होगा। तो सिग्मा इज गोइंग टू बी हियर माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाय डेल वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है पोटेंशियल, है ना, और वाई को ज़ीरो करेंगे तो हमें हमारी जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, सरफेस है, वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसको हमें स्मार्टली करना है, रूट को कंसीडर नहीं करना है, तो क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है तो हम v को लिख सकते हैं k लैम्डा ln r माइनस अपॉन r प्लस का स्क्वायर। स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ताकि r माइनस की रूट में, तो r प्लस भी रूट में है तो हमें रूट में डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत होगी, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। सो इट्स इक्वल्स टू माइनस k लैम्डा एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल वाई
और ln में आपके पास टर्म रहेंगी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो पहले माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पर, एंड जेड स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं आर प्लस और आर माइनस की, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस डिफ्रेंशिएट कर देना। सो इट्स माइनस लैम्डा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई को ज़ीरो पुट कर देना लास्ट में, यहाँ पे वाई को ज़ीरो पुट कर देना। तो यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस डी वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आएगा माइनस का 2y माइनस डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, y को ज़ीरो पुट कर देते हैं, देन इट इज़ माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई और 2y प्लस 2d माइनस का 2y प्लस का 2d एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई को ज़ीरो करना है, डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ से क्या रिमेनिंग रहेगा, और 2y गेट कैंसल्ड आउट, 4d मिलेगा। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी अपॉन 4 से कैंसिल हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। तो जिस तरीके से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी याद रखते हैं उसके लिए वो जो हम चार्ज पढ़ते हैं कि भाई कितना सरफेस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, सिमिलर वे में आप लैम्डा चार्ज डेंसिटी के लिए भी ये फार्मूला जो है अपनी फार्मूला नोटबुक में लिख लें और इसे मेमोराइज कर लें। सो आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा आपको। और जो हमारा क्रैश कोर्स है CSIR UGC नेट के लिए, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल सुबह 9:45 AM से स्टार्ट हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स, और ये पूरा क्रैश कोर्स रहेगा, बैच कोर्स में इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं सुरभि लाइव अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस के लिए। अभी इस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। सो फॉर 20% डिस्काउंट यूथ सुरभि लाइव, एंड जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 9:45 AM से सुबह क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासेस रहेंगी। इसके बाद 11:30 AM पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को इतना इन्फॉर्म करने के बावजूद भी क्लासेस का पता ही नहीं रहता है ना, तो इसीलिए मैं बार बार बता देती हूँ कि कौन से कोर्सेज कौन से टाइमिंग पे चल रहे हैं। एंड 4 PM पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का कोर्स चल रहा है, उसी में लेज़र भी इंक्लूडेड है। क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये क्रैश कोर्स रहेगा। सो सुरभि लाइव यूज़ करना ना भूलें, शेयर कर दें अबाउट द स्केड्यूल ऑफ द क्लासेस विथ योर फ्रेंड्स जो भी प्लस लर्नर्स हैं, उन्हें शेयर भी कर दें। अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड आई होप बहुत सारे कंसेप्ट्स आपने सीखे होंगे और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई होगी। थैंक यू एवरीवन।